हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। और आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से संबंधित होंगे, लेकिन यह आर्थिक घटना चक्र से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें सारे इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन की ये सीरीज है और इसमें पूरे जो क्वेश्चन है वो आर्थिक घटना चक्र से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का उससे न हट के ये करंट अफेयर से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। अब इसको हम जूम कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आर्थिक घटना चक्र जैसे कि इसमें पहले ही लिखा हुआ है। एक मिनट पेन ले लेते हैं पहले बच्चे। जैसे कि इसमें पहले ही लिखा हुआ है आर्थिक घटना चक्र वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू है। इसमें 40 क्वेश्चन है और ये जैसे तरह से कि आयोग पूछता है यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आते हैं वो यानी कि इकोनॉमिक्स से जो फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट से आते हैं क्वेश्चन, और साथ में इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और देख लेते हैं आप लोग कर पाते हैं या फिर आपको रिवीजन की और ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट क्या पूछा है। जूम कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समाचारों की सुर्खियों में रहे एप्टा। समाचारों की सुर्खियों में रहे एप्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, EFTA फर्स्ट है एप्टा यूरोप के चारों ऐसे देशों का संगठन है जो ना तो यूरोपीय संघ के देश हैं और ना यूरो मुद्रा जोन के। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया एप्टा ब्लॉक में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे तथा लिंक्टेनस्टीन शामिल है। ठीक है, थर्ड में है भारत ने एप्टा देशों के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA पर हस्ताक्षर की है। फोर्थ है TEPA 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। बताइए कितने इसमें क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन देना है यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सभी सही होते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। एप्टा यूरोप के 4 ऐसे देशों का संगठन है जो ना तो यूरोपीय संगठन के देश है और ना यूरो मुद्रा जोन के। ये सही है। एप्टा ब्लॉक में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंक्टेनस्टीन शामिल है। ये भी सही है। ठीक है, थर्ड में है भारत ने एप्टा देशों के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया था कि TEPA 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है। ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। उसमें क्या पूछा था, कितने कथन सही हैं? सभी 4। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आप एक बार पढ़ेंगे डेप्थ में किसी भी मैगजीन से तब आपको ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा फर्स्ट का। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है? PM सेतु, ये क्वेश्चन हमने पिछली बार लिया भी था। PM सेतु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITI PM सेतु 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेकंड है PM सेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। थर्ड है PM सेतु का परिव्यय 1,60,000 करोड़ है। और फोर्थ में स्टेटमेंट में दिया गया PM सेतु का उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल पर देश के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का उच्चीकरण करना है। सही कूट बताइए आपको। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, सही कूट, हाँ सही कूट का चयन करना है। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITI। ठीक है, 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये सही है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन हम पिछली बार क्वेश्चन कराए थे, करंट अफेयर की क्वेश्चन थी, उसमें शायद ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड है PM सेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड स्टेट में है PM सेतु का परिव्यय 1,60,000 करोड़ है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसका परिव्यय भी हमने बताया था, इस पर कितना खर्च किया गया है, ये है 60,000। ठीक है, 60,000 करोड़ इसमें खर्च हुआ है और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, और फोर्थ में है PM सेतु का उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल पर देश के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का उच्चीकरण करना है। ये सही है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। एलिमिनेशन प्रोसेस अगर यूज करेंगे तो
इसको थर्ड यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें थर्ड है ये भी एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें थर्ड है ये भी एलिमिनेट कर देते हैं। आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पीएम ऊषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, आप अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट है पीएम ऊषा से तात्पर्य प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान से है। ठीक है, पीएम ऊषा का तात्पर्य प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन बी में दिया है पीएम ऊषा 2013 से चले आ रहे केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा का समन्वित रूप है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है पीएम ऊषा के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान आच्छादित है। ऑप्शन डी में दिया गया है पीएम ऊषा का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट में चिन्हित प्रमुख अंतरालों और मुद्दों को दूर करना है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या सही नहीं है ये इसमें बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन सी में क्या बताया गया है, पीएम ऊषा के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान आच्छादित है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा के अंतर्गत राज्यों, ठीक है, राज्यों, इसमें सरकारी सहायता प्राप्त बताया गया राज्यों, ठीक है, एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के सरकारी एवं अनुदानित, देखिए यहाँ पे ये गलत दिया है, अनुदानित है ना कि सहायता प्राप्त है। ठीक है, सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, सरकारी एवं अनुदानित जो है शिक्षा संस्थानों को यानी ग्रांटेड जो होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, सरकारी होता है और अनुदानित होता है। ठीक है, ना कि ये सरकारी सहायता प्राप्त है। तो आंसर क्या हो गया, ये सी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी ही इसका रॉन्ग था। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर भी निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉरपोरेट सूक्ष्म लघु मझोले उपक्रमों तथा स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए जोखिम भार संबंधी सुधारों में शामिल किया है। क्या किया है, फर्स्ट है बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो जिसमें क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट शामिल है के लिए 75% जोखिम भार है। और सेकंड में दिया गया यदि एमएसएमई किसी समूह का हिस्सा है तो समेकित समूह की रिपोर्ट की गई वार्षिक बिक्री 500 करोड़ से कम होनी चाहिए। और थर्ड में दिया है व्यक्तिगत जोखिम की सीमा 7.5 करोड़ तक की गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी के सभी 3, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉरपोरेट सूक्ष्म लघु मझोले उपक्रमों तथा स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए जोखिम भार संबंधी सुधारों में शामिल किया है किसे, बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो जिसमें क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट शामिल है के लिए 75% जोखिम भार है, ये सही है। और यदि एमएसएमई यानी कि एमएसएमई किसी समूह का हिस्सा है तो समेकित समूह की रिपोर्ट की गई वार्षिक बिक्री 500 करोड़ से कम होनी चाहिए, ये सही है। और व्यक्तिगत जोखिम की जो सीमा है 7.5 करोड़ तक की गई है, ये तीनों ही सही है। प्रश्न में से कितने कथन सही है यही आपसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा सभी 3 सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5, समाचारों की सुर्खियों में रहा आरटीआई और जोहो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, क्या पूछा है, सही नहीं है। ऑप्शन ए आरटीआई एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। ऑप्शन बी है आरटीआई ऐप को भारतीय टेक कंपनी जोहो द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन सी है आरटीआई ऐप डाउनलोड के मामले में गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है। ऑप्शन डी है जोहो महिंद्रा एंड महिंद्रा की अनुशंसी कंपनी है। बताइए इसमें क्या सही नहीं है। ठीक है, आरटीआई एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है, बिल्कुल सही है। आरटीआई ऐप को भारतीय जो टेक कंपनी है जोहो द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही। आरटीआई ऐप डाउनलोड के मामले में गूगल जेमिनी और चैट जो जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है, ये भी सही है। लेकिन डी है ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, जोहो महिंद्रा एंड महिंद्रा की अनुशंसी कंपनी है, ये गलत है। क्यों है, क्योंकि जोहो है ये श्रीधर बैम्बू द्वारा स्थापित स्वदेशी टेक कंपनी है। ठीक है, महिंद्रा की कंपनी नहीं है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जोहो है श्रीधर, इसको पहले स्क्रॉल कर लेंगे फिर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, जो श्रीधर बैम्बू द्वारा, ठीक है, श्रीधर बैम्बू द्वारा स्थापित स्वदेशी टेक कंपनी है। ठीक है, जोहो।
स्वदेशी टेक कंपनी है ये जोहो, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी, ठीक है, क्योंकि यही रॉन्ग था और यही रॉन्ग पूछा गया था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम पर क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध कृषि जिंसों की संख्या 8 अक्टूबर 2025 को कितनी हो गई है? एक बार दोबारा पढ़ लें, फिर हम चलेंगे अपने ऑप्शन पे। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम पर क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध कृषि जिंसों की संख्या 8 अक्टूबर 2025 को कितनी हो गई है? अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे, 1 सेकंड का समय दीजिएगा हमको। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन चलेंगे, देखेंगे क्या पूछा है। हाँ, ठीक है, कितनी हो गई है बताइए? ऑप्शन 242, ऑप्शन बी 247, ऑप्शन सी 254, ऑप्शन डी 264। बताइए कितनी हो गई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं फटाफट। देखेंगे, भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने ई राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म पर जो क्रय विक्रय किया जाता है, इसके लिए कृषि जिंसों की संख्या कितनी कर दी है? 238 थी पहले, इसे बढ़ाकर 247 247 कर दी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 247 कर दी, पहले 238 थी। इसमें जो 9 जो नए जीन्स जो जोड़े गए हैं, जीन्स यानी कि जो गुड्स वगैरह जोड़े गए हैं, उसमें ग्रीन टी है, चाय है, अश्वगंधा की सूखी जड़ें हैं, सरसों का तेल है, लेवेंडर का तेल है, मेथा का तेल है, जैतून का तेल है, लेवेंडर के सूखे फल हैं और टूटे चावल। ये इनके 9 पूरे बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। 9 पूरे गुड्स बढ़ा दिए हैं, इनके जिन्स बढ़ा दिए हैं, जिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी टोटल हो गई 238 से 247। ऑप्शन हो गया बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या है? बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच डेलीगेशन स्तर की शिखर वार्ताएं 9 अक्टूबर 2025 को कहां संपन्न हुई? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के द्वारा डेलीगेशन स्तर की जो शिखर वार्ताएं हुई हैं 9 अक्टूबर 2025 को कहां पे संपन्न हुई है? बताइए। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हुई है मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुई है? मुंबई में हुई है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। भारत में 22 कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? कौन कौन से कारक हैं? जब भारत में जो 22 कृषि जिन्स हैं उनका अगर एमएसपी निर्धारण किया जाता है तो किन किन कारकों को, किन किन फैक्टर्स को देखा जाता है, तब वो हम एमएसपी उसका निर्धारण कर पाते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से कारक इसमें शामिल होंगे ये, ठीक है। यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आप यूपीपीसीएस में भी पूछने लग गए हैं। फर्स्ट है, उत्पादन लागत के ऊपर से कम 50% का मार्जिन होना चाहिए। सेकेंड, उत्पादन लागत होनी चाहिए। थर्ड है, अंतर फसल क्षमता होनी चाहिए। और फोर्थ है, घरेलू में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें। और फिफ्थ है, कृषि मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और 6 है, कृषि एवं गैर कृषि के क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें। ये कौन कौन से कारक इसमें शामिल होने चाहिए एमएसपी के निर्धारण के लिए? बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें पूछा क्या है। सही कूट बताना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। उत्पादन लागत ऊपर कम से कम 50% का मार्जिन होना चाहिए। उत्पादन लागत होनी चाहिए, ठीक है, जो उत्पादन उसमें लागत लगती है वो। अंतर फसल क्षमता होनी चाहिए। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्या है ये भी। कृषि मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है। और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें क्या है, ठीक है। ये सारी जो है ये सभी फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के सितंबर बुलेटिन 2025 में भारत में निर्धनता के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। बिहार है, सेकंड झारखंड है, थर्ड उत्तर प्रदेश है और फोर्थ मध्य प्रदेश। कुल जनसंख्या में निर्धनों की जनसंख्या के घटते प्रतिशत में उपर्युक्त राज्यों का कौन सा क्रम सही होगा? इन्होंने पूछा है कि जो आरबीआई का बुलेटिन सितंबर में आया था 2025 में, तो भारत में निर्धनता के स्तर में यानी कि गरीबी के स्तर के संदर्भ में आपको बताना है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घटते क्रम में इसका कौन सा सीरीज होगी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है, यानी कि कुल जनसंख्या में निर्धनों की जनसंख्या यानी कि गरीबों की जनसंख्या को घटते प्रतिशत में बताना है। आइए कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखें, आरबीआई बुलेटिन सितंबर 2025 में
जो प्रकाशित हुआ था उस रिपोर्ट के अनुसार बताएंगे तो वर्ष 2022-23 में कुल जनसंख्या में जो गरीबों की संख्या है, जनसंख्या है, उसका प्रतिशत अगर देखें तो झारखंड में कितना है। सबसे पहले हम इसको मेंशन कर लेंगे। झारखंड में कितना है, झारखंड में है 14.6%, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितना है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य प्रदेश में है 10.6%, ठीक है, गरीबों की जनसंख्या। और उत्तर प्रदेश में है 7.8%, ठीक है, 7.8%। और बिहार में कितना है 7.5%, ठीक है। अब इसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। घटते प्रतिशत में बताना, यानी कि बड़े से छोटा। सबसे पहले आ जाएगा झारखंड, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, देन बिहार, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले है झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, सबसे लास्ट में बिहार, घटते क्रम में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10, इसको हम पहले मेरीज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरबीआई सितंबर 2025 बुलेटिन में, यानी कि आरबीआई के सितंबर 2025 के बुलेटिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2022-23 में निर्धनता अनुपात, यानी कि कुल जनसंख्या में निर्धनों की जनसंख्या का प्रतिशत के संदर्भ में सूची फर्स्ट यानी कि राज्य तथा सूची सेकंड में निर्धनता अनुपात दिया है, उस पर विचार करना, उत्तर का सही विकल्प चुनना है, ठीक है। इसमें वही क्वेश्चन है, इसको घुमा के अब दूसरी तरह से बना दिया गया है। आइए इसके हम चलते हैं ऑप्शन पे, ठीक है, इसके ऑप्शन पे चलना पड़ेगा, ठीक है। हम ऑप्शन पे आ गए हैं, ठीक है। इस तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इसमें राज्य अलग अलग दे दिए गए हैं, ठीक है। निर्धनता का प्रतिशत दे दिया गया है, इसको आपको सम्मिलित करना है, तब जाके आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, जो तमिलनाडु है ये 2.0%, ठीक है, निर्धनता प्रतिशत जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन जो है, गरीबों की जो पॉपुलेशन है, निर्धनता की जो पॉपुलेशन है उनकी बताई गई है, ठीक है। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश है 1.2%, ठीक है। और आंध्र प्रदेश है 1.7%। और उसके बाद करते हैं पंजाब की 2.0%, ठीक है। आंसर निकल के क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, पहले 3 1 4 3 कैसे आएगा, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है। पंजाब का कितना था, 1 मिनट, डी का, हाँ ये है, यहाँ पे 2 है ना, ये 2 है, 3142, 3142, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु है 2.0, हिमाचल प्रदेश है 1.2, और आंध्र प्रदेश है 1.7, और पंजाब है 1.6, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से संबंधित काफी क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। और यूपीएससी मुख्यतः जो न्यूज में रहता है, वो जो क्वेश्चन रहता है न्यूज में, जो इवेंट रहता है, घटनाक्रम जो भी न्यूज में रहता है अधिकांश वही पूछते हैं, ठीक है। आरबीआई सितंबर 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 एवं 2022-23 के बीच निर्धनता अनुपात, कुल जनसंख्या में निर्धनता रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत में सर्वाधिक कमी हुई है, ठीक है। किस राज्य में हुई है ये पूछा गया है, ठीक है, किस राज्य में कमी हुई है ये पूछा है। आरबीआई का जो बुलेटिन सितंबर माह में प्रकाशित हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बताइए, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। अभी जैसे ये इसको बता दिया है, अब अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो अब इसको कर पाएंगे, ठीक है। किसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है, बिहार में हुई है, ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2010 और 11 2022-23 के बीच निर्धनता अनुपात में देखेंगे तो सबसे कमी बिहार में, ठीक है, बिहार में 38.0, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं परसेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 34.1% और मध्य प्रदेश में 33.1%, ओडिशा में 32.7%, ठीक है।
इसकी कमी देखी गई है। ठीक है, तो सबसे जो सर्वाधिक कमी देखी गई है वो बिहार में देखी गई। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन हमारा आरबीआई से संबंधित थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी कर, ठीक है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी कर नीति कार्य क्षेत्र में व्यापक प्रभाव वाले कर सुधारों के लिए दिए गए सुझाव में शामिल है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी कर नीति यानी कि टैक्स जो पॉलिसी है, कर नीति कार्य क्षेत्र में व्यापक प्रभाव वाले कर सुधारों यानी कि टैक्स रिफॉर्म के लिए दिए गए सुझाव में शामिल है। क्या क्या इन्होंने सुझाव दिए हैं, वो क्या क्या इसमें सुझाव में शामिल है देख लेते हैं। फर्स्ट है आपराधिक प्रावधान सरल, ठीक है, आपराधिक प्रावधान सरल, सटीक तथा स्पष्ट हो जो प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रकृति के हैं। और सेकंड में कहा है 12 अपराधों यानी कि जो प्रशासनिक या तकनीकी प्रकृति के हैं पूरी तरह से अपराध मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, और थर्ड में दिया गया है धोखाधड़ी या दुर्भावना का इरादा साबित किए जा सकने वाले 17 प्रकार के अपराधों के मामले में आपराधिक दायित्व है बनाए रखा जाए। और फोर्थ में कहा गया है इरादतन और उच्च मूल्य की कर चोरी या सबूतों के निर्माण से संबंधित 6 मुख्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाना जारी रखा जाए। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या है आपराधिक प्रावधान सरल, सटीक तथा स्पष्ट हो जो प्रशासनिक या तकनीकी प्रकृति के हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया 12 अपराधों जो प्रशासनिक या तकनीकी प्रकृति के हैं पूरी तरह से अपराध मुक्त कर दिए जाएं। थर्ड में कहा गया धोखाधड़ी दुर्भावना का इरादा साबित किए जा सकने वाले 17 प्रकार के अपराधों के मामले में आपराधिक दायित्व बनाए रखा जाए। और फोर्थ में कहा गया इरादतन और उच्च मूल्य की कर चोरी या सबूतों के निर्माण से संबंधित 6 मुख्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाना जारी रखा जाए। ठीक है, ये चारों ही सही है। और इसमें पूछे गए थे कितने कथन सही है, तो सभी 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये आपको अवेयर करना था यानी कि इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इन्फॉर्मेशन से संबंधित था। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको बता रहे थे आयोग। ठीक है, इस तरह से आयोग क्वेश्चन भी पूछता है जिसमें सिर्फ आपको बताना होता है यानी कि जानकारी देना होता है। क्वेश्चन नंबर है 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई, यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को कौन सी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई ये पूछा गया। फर्स्ट है प्रधानमंत्री धन कृषि योजना, सेकंड है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, थर्ड है भारतीय पहल और यानी भारतीय इनिशिएटिव, और फोर्थ में दिया है महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोन्नयन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोन्नयन प्रोत्साहन योजना। बताइए कौन सी योजना 11 अक्टूबर 2025 को चलाई गई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन सी योजना चलाई गई है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री धन योजना है ये चलाई है 11 अक्टूबर 2025 को, और दलहनों में आत्मनिर्भरता जो मिशन है ये चलाई गई है 11 अक्टूबर 2025 को। आप चल देते हैं अपने ऑप्शन पे, इसमें आपको सही कोड चुनना है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चलाएगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन से कथन सही है। फर्स्ट है अखिल भारतीय प्रति कारखाना कामगार औसत मजदूरी वर्ष 2023-24 में 3.20 लाख थी। ठीक है, सेकंड है वर्ष 2023-24 में प्रति कारखाना कामगार सर्वाधिक औसत मजदूरी झारखंड में 3.20 लाख थी। ठीक है, बताइए इसमें से सही कोड कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण जो 2023-24 का हुआ है उसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। देखेंगे वर्ष 2023-24 में प्रति कारखाना कामगार सर्वाधिक औसत मजदूरी झारखंड में 3.20 लाख थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में क्या कहा गया अखिल भारतीय प्रति कारखाना कामगार औसत मजदूरी वर्ष 2023-24 में 3.20 लाख थी, ये गलत है, ये गलत है। कितनी थी वार्षिक सर्वेक्षण अगर 2023-24 के अनुसार देखेंगे तो अखिल भारतीय कारखाना कामगार औसत मजदूरी 2.16 लाख थी। ठीक है, 2.16 लाख, ठीक है, लाख थी। झारखंड में 3.20 लाख। ठीक है, झारखंड में कितनी थी 3.20 लाख थी, उड़ीसा में 2.74 लाख थी और महाराष्ट्र में
2.66 लाख थी, और वहीं उत्तराखंड में 1.96 लाख थी, और तमिलनाडु में 1.98 लाख थी, और हरियाणा की बात करें 2.02 लाख थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय अगर देखेंगे कामगार जो औसत मजदूरी है 2.16 लाख थी, और यहाँ पे बता दिया 3.20 लाख, ये गलत हो जाएगा। जब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये नहीं होगा, इसमें भी फर्स्ट है, ये भी नहीं होगा ना, तो ये होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। एक मिनट, पूछा क्या गया है? 13 क्या 14 पे है? 14 का बी। ठीक है, सही है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर है 15। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन से कथन सही है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है कारखाना श्रमिकों की उत्पादकता। यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाएं, क्वेश्चन भी दिखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है कारखाना श्रमिकों की उत्पादकता, यानी कारखाना श्रमिकों की प्रति श्रमिक सकल जो मूलवर्धन है उसके बारे में बताया गया। अखिल भारतीय स्तर पर 12.55 लाख थी। ठीक है, और सेकंड बताया गया कारखाना श्रमिकों की उत्पादकता झारखंड में 23.88 लाख और उड़ीसा में 20.87 लाख थी। ठीक है, सही कूट का आपको चयन करना। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी 2023-24 के संदर्भ में आपको कथन बताने कौन से सही है। कारखाना श्रमिकों की उत्पादकता श्रमिकों की यहाँ से पढ़ेंगे। कारखाना श्रमिकों की उत्पादकता अखिल भारतीय स्तर पर कितनी थी? 12.55 लाख रुपए थी, ये बिल्कुल सही थी। और कारखाना श्रमिकों की जो उत्पादकता झारखंड में 23.88 लाख और उड़ीसा में 20.87 लाख थी, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ष 2023-24 में श्रम उत्पादकता के संदर्भ में देश के शीर्ष 5 राज्य थे। कौन से 5 राज्य थे? ऑप्शन ए झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ऑप्शन बी है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी में दिया है उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बताइए कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कौन से थे? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगों के सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार श्रम उत्पादकता में देखेंगे तो झारखंड में 23.87 लाख, उड़ीसा में 20.87 लाख, मध्य प्रदेश में 16.78 लाख, महाराष्ट्र में 15.46 लाख और कर्नाटक में 14.90 लाख थी। और झारखंड में श्रम उत्पादकता जो राष्ट्रीय औसत से कितनी थी? 12.55 लाख से लगभग 90% अधिक थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17। वर्ष 2023-24 में कारखाना श्रमिकों की औसत वार्षिक मजदूरी के संदर्भ में देश के शीर्ष 5 राज्य थे। कौन से? ठीक है, देश के शीर्ष 5 राज्य कौन से थे आइए बता देते हैं। ठीक है, वर्ष 2023-24 में कारखाना श्रमिकों की औसत वार्षिक मजदूरी के संदर्भ में देश के शीर्ष 5 राज्य थे। ऑप्शन ए केरल, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी में दिया झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। ऑप्शन सी में दिया झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में भी ऐसे दिया हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्योगों की जो वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कारखाना श्रमिकों की जो औसत वार्षिक मजदूरी है झारखंड में है 3.20 लाख, उड़ीसा में है 2.74 लाख, महाराष्ट्र में है 2.66 लाख और कर्नाटक में है 2.56 लाख और केरल में है 2.46 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएससी के लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। डी था ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, जब सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया था इसलिए फिर हम इसको स्क्रॉल नहीं किए थे क्योंकि इसको दिखाना इतना जरूरी नहीं था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसत वार्षिक मजदूरी सर्वाधिक थी? यानी कि क्षेत्र में, क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर
वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसत वार्षिक मजदूरी सर्वाधिक थी? ठीक है, कौन से सेक्टर में बताई है सर्वाधिक औसत वार्षिक मजदूरी देखी गई है? ठीक है, ऑप्शन ए बुनियादी धातुएं उद्योग, ऑप्शन बी फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, ऑप्शन सी है कोक एवं परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद उद्योग, ऑप्शन डी है मशीनरी, ऑप्शन डी में क्या दिया है मशीनरी एवं उपकरणों की मरम्मत एवं स्थापना उद्योग। बताइए किसमें औसत वार्षिक मजदूरी सर्वाधिक देखी गई है? ठीक है, किस सेक्टर में? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं फटाफट, किसमें देखी गई है? कोक एवं परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद उद्योग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्योगों के जो वार्षिक सर्वेक्षण हुआ है 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक औसत मजदूरी कोक एवं परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद उद्योग में देखी गई, जिसमें 4.05 लाख थी। उसके बाद मशीनरी उपकरणों की मरम्मत की थी, उसके बाद थी बुनियादी धातुएं, और फिर लास्ट में फार्मास्यूटिकल्स का उद्योग का था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दलहनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। सेकंड में है दालों का उत्पादन वर्ष 2014-15 में से 17.2 मिलियन टन से लेकर 46.14% बढ़कर 2024-25 में 25.4 मिलियन टन होने का अनुमान है। सही कूट है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, और डी में ना तो एक ना ही दो। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है। ठीक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। और दालों का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 17.2 मिलियन टन से 46.14% बढ़कर हुई है। ठीक है, और इससे बढ़कर कितना हो गया 2024-25 में 25.4 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, अनुमान लगाएगा, अनुमान बेस पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 19 का आंसर बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। डेटा आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कई बार डेटा मेंशन कर लेते हैं, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर है 20, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध। पहले तो सबसे पहले देखें कि नोबेल हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप गलत करेंगे तो फिर इसका मतलब कि आपने वो क्लास देखी नहीं है। ठीक है, या तो फिर अपने आप से पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार नोबेल जो हमने डेप्थ में पढ़ा है एक बार पढ़ लीजिए, आपके सभी जो आने वाले एग्जाम है एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो अगर नोबेल से पूछे जाएंगे तो आपके क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे। ठीक है, एक ही क्लास में मैंने ये वीडियो ली है, नोबेल प्राइज और डेप्थ में पढ़ाया गया, जिस तरह से आयोग पूछ रहा है उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है वर्ष 2025 का आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकेर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए प्रदान किया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट कहा है पुरस्कार का शेष आधा हिस्सा फिलिप अगियन और पीटर होबिट को सृजनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 2025 का आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार कहते हैं, जिसे अर्थशास्त्र का पुरस्कार जिसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार से जोएल मोकेर को, फिलिप अगियन को और पीटर होबिट को, यानी कि 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड में दिया गया पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकेर को और तकनीकी जो प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान के लिए प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है, इससे पूरा हमने डेप्थ में पढ़ाया भी है। थर्ड में कहा है पुरस्कार का शेष आधा हिस्सा फिलिप अगियन और पीटर होबिट को सृजनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जोएल मोकेर है अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से हैं, जुड़े हैं ये, और फिलिप है जो फिलिप अगियन है फ्रांस के कॉलेज के डी फ्रांस और इंसीट ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटेक्निक साइंस से जुड़े हैं। ठीक है, और पीटर होबिट अमेरिका के ब्राइडन विश्वविद्यालय से, यानी कि ब्राइडन विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, ब्राइडन नहीं ब्राडन, ठीक है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, ये सारा हमने डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे कई बच्चे अगर नए होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो जाके एक बार देख लें क्लास। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। किराए से फुर्सत, फेयर से फुर्सत यानी कि किराए से फुर्सत पहल निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है एयरलाइंस एयर, ऑप्शन बी है एयर इंडिया, ऑप्शन सी में क्या दिया है? ठीक है, अब इसको हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? ठीक है, एयरलाइन जो एयर। ऑप्शन डी है इंडिगो, ऑप्शन डी है इंडिगो। अब अभी आपने देखा इंडिगो पर जो फ्लाइट वगैरह है उन्होंने कैंसिल कर दी है, कितना प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है यात्रियों को। बताइए क्वेश्चन नंबर क्या था? 21। ठीक है, फेयर प्राइस के रूप में एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि इसको स्किप नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन था किराए से फुर्सत पहल निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस द्वारा प्रारंभ की गई? एयरलाइंस एयर से, एयर इंडिया है, या फिर जो एयर से, या इंडिगो? ठीक है, किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर है ये 21 का आंसर बताएं फटाफट। ये की गई है, यहाँ पे ही चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है, हम इसको दोबारा से चलते हैं क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिखा लेते हैं। एयरलाइंस एयर द्वारा, ठीक है, कहाँ के द्वारा? ये किराए से फुर्सत, फेयर से फुर्सत पहल निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस द्वारा की गई है? ये की गई है अलायंस एयर से। ठीक है, अलायंस एयर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री है किंजरायु राम मोहन नायडू। ठीक है, क्या नाम है? किंजरायु राम मोहन नायडू। अभी बहुत न्यूज़पेपर में इनका नाम भी आ रहा है। 13 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र की जो क्षेत्रीय एयरलाइंस या एयरलाइंस एयर की फेयर से फुर्सत पहल लॉन्च की है इन्होंने, और 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 2025 तक ये प्रायोगिक तो यानी कि प्रैक्टिकल के तौर पर चलाई जा रही है। इस पहल के अंतर्गत जो एयरलाइंस एयर यात्री हैं उनकी एक ही दर से किराया वसूलेंगे। ठीक है, इनकी अलग अलग तरह से किराया नहीं होगा उनका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? किराए में डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, एक ही तरह का किराया वसूलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अब क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। ये आपकी सुविधा के लिए हम जूम करते हैं जिससे मोबाइल में पढ़ने वाले बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। समाचार की सुर्खियों में रहे लिप्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है लिप्स यानी कि लॉजिस्टिक उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शनशील 13 अक्टूबर 2025 को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी है लिप्स सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, ऑप्शन सी है लिप्स में हवाई, सड़क, समुद्री और रेलमार्ग संचालक, वेयर हाउसिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर, MSME स्टार्टअप तथा शिक्षा जगत की संपूर्ण श्रृंखलाएं शामिल है। ऑप्शन डी में दिया है लिप्स 2025 का उद्देश्य लॉजिस्टिक उत्कृष्टता का मानकीकरण करना है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? पूछा क्या गया पहले ये देख लेते हैं। समाचार में सुर्खियों में लिप्स 2025 में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है, ये बताना आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिप्स है लॉजिस्टिक उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शनशील यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या है बी में? क्या है? लिप्स सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो लिप्स है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार जो प्रोन्नयन विभाग है, ठीक है, दीप्त की एक पहल है। ठीक है, ना कि उसकी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की। ठीक है, ये किसकी पहल है? उद्योग एवं लिप्स उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं DPIIT। ठीक है, दीप्त इसकी पहल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? गलत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 23 और इसमें रॉन्ग ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से किस माह में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर ऋणात्मक थी? ठीक है, बताइए किस में थी? अप्रैल 2025 में, मई 2025 में,
जून 2025 में, और फोर्थ में जुलाई 2025 में। सही कोड आपको बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर क्या होगा? 23 का आंसर बताएं। किस किस में रही थी ये जून 2025 में रही थी और जुलाई 2025 में रही थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2025 में 0.85% से मई 2025 में 0.13% थी, और जून 2025 में माइनस में थी, और जुलाई में भी माइनस में रही थी ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जून जुलाई। ठीक है, और ये क्या पूछी? ऋणात्मक की पूछी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, फर्स्ट है सत्य पूछा गया। फर्स्ट है सितंबर 2025 में मुद्रास्फीति की दर 1.54% विगत 99 महीनों में सबसे निचले स्तर पर थी। सेकंड में पूछा गया है, सेकंड में बताया गया आवासन स्फीति में वृद्धि होने के कारण सितंबर 2025 में कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। थर्ड में है कोर मुद्रास्फीति का वह माप है जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को गणना से बाहर रखा जाता है। ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सितंबर 2025 में मुद्रास्फीति की दर विगत 99 महीनों में सबसे निचले स्तर पर थी। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर थी, बिल्कुल सही है। आवासन स्फीति में वृद्धि होने के कारण, यानी कि आवासन जो स्फीति है उसमें वृद्धि होने के कारण सितंबर 2025 में कोर मुद्रास्फीति है उसमें वृद्धि हुई थी। आवासन यानी कि रिहायशी जो चीज़ों में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, जैसे कि अभी आवास वगैरह जो बनाए जा रहे हैं उसमें। थर्ड है कोर मुद्रास्फीति का वह माप है जिसे खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को गणना से बाहर रखा जाता है। ये बिल्कुल सही है, तीनों सही है। ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 25। समाचारों की सुर्खियों में रहे चूना पत्थर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, फर्स्ट है खनन मंत्रालय ने एक हालिया अधिसूचना द्वारा चूना पत्थर को प्रमुख खनिज श्रेणी में शामिल किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है कि खनन मंत्रालय ने एक हालिया अधिसूचना द्वारा चूना पत्थर को प्रमुख खनिज श्रेणी में शामिल किया है। ठीक है, चलते हैं सेकेंड स्टेप पर अपने। सेकेंड स्टेटमेंट है 10 अक्टूबर 2025 से पहले चूना पत्थर लघु खनिज यानी कि लघु खनिज रियायत नियमों के तहत लघु खनिज के रूप में सूचीबद्ध था। ठीक है, और थर्ड है सीमेंट, उर्वरक, स्मेल्टर, चीनी, इस्पात आदि उद्योगों में उपयोग होने वाला चूना पत्थर को प्रमुख खनिज ही माना जाता था। ठीक है, और फोर्थ में है कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को प्रमुख खनिज माना जाता है। और फिफ्थ में है लघु खनिजों में संगमरमर, स्लेट, शैल आदि शामिल है। सही कोड बताइए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी में दिया है फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन डी में दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी। बताइए ऑल क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत से चलेंगे, ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, खनन मंत्रालय ने एक हालिया अधिसूचना द्वारा चूना पत्थर को प्रमुख खनिज श्रेणी में शामिल किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और सेकंड है 10 अक्टूबर 2025 से पहले चूना पत्थर लघु खनिज रियायत नियमों के तहत लघु खनिज के रूप में सूचीबद्ध है। और थर्ड है सीमेंट, उर्वरक, स्मेल्टर, चीनी, इस्पात आदि उद्योगों में उपयोग होने पर चूना पत्थर को प्रमुख खनिज ही माना जाता था। और फोर्थ है कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को प्रमुख खनिज माना जाता है। फिफ्थ है लघु खनिजों में संगमरमर, स्लेट, शैल आदि शामिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, सभी सही है ऑल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26। 16वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। बी है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होंगी। ऑप्शन सी है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग में एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा पूर्णकालिक सदस्य हैं तथा सौम्यक्रांति घोष और टी रविशंकर अंशकालिक सदस्य हैं। डी है ऋत्विक पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ठीक है, बताइए इसमें से क्या सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या है केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीना बढ़ाकर
30 नवंबर 2025 तक का ही किया था। ठीक है, 30 नवंबर, यहाँ पे हम बता दें आपको 30 नवंबर 2025 तक का ही किया था। ठीक है, 30 नवंबर लिख गया। ठीक है, 30 नवंबर 2025 तक का ही किया था। ठीक है, और इस आयोग की जो अपनी रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2025 तक ही देनी थी। ठीक है, इसको आयोग को अपनी जो रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2025 तक ही इसे अपनी देनी थी। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। एक बार पढ़ लीजिए, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 वित्त आयोग की सिफारिशों में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होगी। और अरविंद पंगाड़िया की अध्यक्षता वाले 16 वित्त आयोग के एनी जॉर्ज मैथ्यू, ठीक है, यहाँ पे नाम ये इंपॉर्टेंट है, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा पूर्णकालिक सदस्य है, और सौम्या क्रांति घोष और टी रविशंकर अंशकालिक सदस्य हैं। ठीक है, याद रखना। और डी में क्या दिया है, ऋत्विक पांडे है, 16 वित्त आयोग के सचिव हैं। ठीक है, ऋत्विक पांडे है, सचिव है। आंसर क्या अपना आया निकल के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2025-26 यानी फाइनेंस ईयर 2025-26 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है 2025-26 में आर्थिक विकास की दर के अनुमानों के संदर्भ में सूची फर्स्ट यानी एजेंसी तथा सूची सेकंड वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित विकास दर पर विचार कीजिए तथा उत्तर का सही विकल्प कीजिए। ठीक है, आइए कर लेते हैं विकल्प। ठीक है, एक तरफ तो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष से आर्थिक विकास की दर दिखी गई है, दूसरी तरफ एजेंसियां हैं, उनकी में क्या विकास की दर रही है, ये है। इसको आइए सुमेलित कर लेते हैं। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, भारतीय रिजर्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, OECD है। बताइए, इसको मिला लेते हैं पहले, फिर आंसर निकल के आएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका रहा है 6.6%, इसकी वृद्धि रही है। ठीक है, 6.6%। भारतीय रिजर्व बैंक की है 6 पॉइंट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहले 6.8% है, ये 4। एशियाई विकास बैंक की है 6.5%, ये फर्स्ट। और OECD की है 6.7%, ये थर्ड। 2413 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर है 28। विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी की किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी सूरजमुखी। बताइए किस में की गई है? ठीक है, विपणन सत्र यानी कि 2026-27 के लिए रबी की किस फसल के लिए, रबी की किस क्रॉप्स के लिए MSP के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि करी है? बताइए, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन डी मसूर, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? ठीक है, किसमें की गई है? सूरजमुखी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सर्वाधिक वृद्धि सूरजमुखी में हुई है, ये हुई है 600 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 600 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, यहाँ पे लिख दें 600 रुपये प्रति क्विंटल इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, सूरजमुखी में। और गेहूं में ये वृद्धि सबसे कम हुई है। ठीक है, सबसे कम गेहूं में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 160 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। ठीक है, 160 रुपये प्रति क्विंटल इसमें वृद्धि हुई है गेहूं में। उसके बाद जौ यानी कि जिसमें 170 प्रति क्विंटल हुई है, चना में 225 रुपये प्रति क्विंटल, और मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल, और सरसों में 250 प्रति रुपये क्विंटल इसमें हुई है। ठीक है, सब अच्छा। पिछली बार मसूर में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार सबसे कम वृद्धि हुई है किसमें? गेहूं में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 28 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। जून 2025 के अंत में भारत पर बकाया विदेशी ऋण कितना था? ऑप्शन ए $747.2 बिलियन। ठीक है, बी में है $735.6 बिलियन। ऑप्शन सी में दिया गया है $724.8 बिलियन। ऑप्शन डी में दिया है $718.2 बिलियन। बताइए कितना इसमें भारत पर विदेशी ऋण कितना था, ये बताना है। डेप्थ कितना था
29 का आंसर बताएं फटाफट, कितना था? $747.2 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान नियामक आयोग की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान नियामक आयोग की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होता है? बताइए कौन होता है स्थायी आमंत्रित सदस्य? ऑप्शन ए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत सरकार के वित्त सचिव, ऑप्शन सी नाबार्ड के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान विधिक परामर्शदाता। बताइए क्या होगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, भारत सरकार के वित्त सचिव होते हैं, या फिर नाबार्ड के अध्यक्ष होते हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान विधिक परामर्शदाता होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 30। बताइए क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान विधिक परामर्शदाता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, भुगतान नियामक बोर्ड विनियम 2025 के विनियम 3 क्लॉज 2 के प्रावधानों के तहत बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान विधिक परामर्शदाता स्थायी आमंत्रित जो होता है वो सदस्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 31। राज्य खनन तत्परता सूचकांक ASMRI। ठीक है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट है यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा बनाया और जारी किया जाता है। सेकंड है यह सूचकांक और इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुरूप है। थर्ड है SMRI के अंतर्गत राज्यों के उनके खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और फोर्थ में क्या कहा गया है? फोर्थ स्टेटमेंट कहा गया है श्रेणी ए में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं, जबकि बी श्रेणी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम शीर्ष पर है, और सी श्रेणी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सही कोड बताइए। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी केवल सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 31। 31 का आंसर बताएं। ठीक है, यह सूचकांक और इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत की गई है, इसकी घोषणा के अनुरूप है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे SMRI के अंतर्गत राज्यों के उनके खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। और फोर्थ में है श्रेणी ए में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है, जबकि बी श्रेणी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम है शीर्ष पर है, और सी श्रेणी में कौन से? पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा, ये शीर्ष स्थान पर है। सही कौन सा? ये तीनों, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन क्या गलत है? ये गलत हो जाएगा। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है या जारी किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह खान मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, राज्य खनन तत्परता जो सूचकांक है 2025 जो खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? खान मंत्रालय, खान मंत्रालय। ठीक है, खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। याद रखना है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, और फर्स्ट गलत हो गया तो कौन से राइट होंगे? आइए एलिमिनेशन प्रोसेस देख लेते हैं, अगर हो का इससे बनता है। फर्स्ट इस जिसमें है उसको हम क्रॉस करेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, क्या निकल के आ गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में खाद्य पदार्थों के किस ब्रांड पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS का लेबल नहीं लगाने संबंधी निर्देश जारी किया गया है? ऐसा निम्नलिखित किस कारण से किया गया है, ये बताइए। कारण क्या है? कारण बताओ। ऑप्शन ए अनाधिकृत ORS पैकेटों में प्रिजर्वेटिव की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। ठीक है, और ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, और बी में कहा गया अनाधिकृत ORS पैकेटों में शुगर की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। ऑप्शन सी में जब तक ORS उत्पाद को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक उस पर ORS लेबल नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर है 32 का आंसर क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, जब तक ORS उत्पाद को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक उस पर ORS लेबल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कई खाद्य ब्रांड है, जैसे फल आधारित पेय है, गैर कार्बोहाइड्रेट पेय है और रेडी टू ड्रिंक पेय है। इनमें अपने जो ब्रांड के नाम है उसमें ORS शब्द का प्रयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमोदन के बिना ही कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो FSSAI है इनके हालिया निर्देश का उल्लंघन खाद्य संरक्षा है एवं मानक अधिनियम है 2006 के प्रावधानों के तहत 3 से 10 लाख तक के आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, बिना इनके उस अनुमति के किया जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ORS का जो लेबल लगाया जा रहा है वो गलत है, बिना इनके अनुमोदन के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, ये कारण था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 33। खनन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 के प्रमुख संगठक हैं। क्या क्या प्रमुख संगठक है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है खनन पट्टों की नीलामी प्रदर्शन, सेकंड है पहला है खनन पट्टों की नीलामी प्रदर्शन, सेकंड है खानों में खनन कार्य जल्दी शुरू होना, थर्ड है खनिजों की खोज पर जोर, फोर्थ है कोयले के अलावा दूसरे खनिजों पर सतत खनन। सही कोड बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, सही कोड बताना है। खनन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 के प्रमुख संगठक हैं खनन पट्टों की नीलामी प्रदर्शन करना, खानों में खनन कार्य जल्दी शुरू होना, खनिजों की खोज पर जोर और कोयले के अलावा दूसरे खनिजों का सतत खनन करना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइए सत्य देख लेते हैं। फर्स्ट है भारत और ब्राजील के बीच सीमित व्यापार समझौता है, भारत और ब्राजील के बीच सीमित व्यापार समझौता है। सेकंड है भारत ब्राजील सीमित व्यापार समझौता लैटिन अमेरिकी देशों के समूह मर्कोसुर के साथ हुए हैं। ठीक है, भारत ब्राजील जो सीमित व्यापार समझौता लैटिन अमेरिकी देशों के समूह मर्कोसुर के साथ हुए तरजीही व्यापार समझौते यानी PTA का हिस्सा है। सही कूट है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर बताना है क्या है। ठीक है, तो भारत ब्राजील के बीच सीमित व्यापार समझौता बिल्कुल सही है और भारत ब्राजील सीमित व्यापार समझौता लैटिन अमेरिकी देशों के समूह मर्कोसुर के साथ हुए तरजीही व्यापार समझौता PTA का हिस्सा है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर है 35। भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न पहलों के जरिए सीमा पार डिजिटल भुगतान सहयोग बढ़ रहा है, इन पहलों में शामिल हैं, क्या है। सीमा पार डिजिटल भुगतान सहयोग बढ़ रहा है, इन पहलों में शामिल है UPI। ठीक है, फर्स्ट है अन्य देशों की त्वरित भुगतान प्रणालियों के साथ भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी UPI को जोड़ना, और सेकंड है UPI QR कोड में मर्चेंट भुगतान को युक्त बनाना। ठीक है, मर्चेंट भुगतान को युक्त बनाना। थर्ड है भागीदार देशों में UPI जैसे सॉवरेन मंचों के साथ जुड़ना। सही कोड बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, इसका ऊपर है क्या। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। भारत में डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म में सलीके से विकसित ढांचा डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक से परस्पर जुड़ी बहुस्तरीय प्रणाली है और इसे आधार के जरिए डिजिटल पहचान है जो उसे और UPI से तुरंत भुगतान प्रणालियां और डेटा सक्षम संरक्षण आर्किटेक्चर DIPA से सुरक्षित रूप से डेटा साझा करना शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी है। ठीक है, इसमें भी तो था ऑप्शन, एक मिनट बच्चे, मुझे लगता है इसमें ऑप्शन था, नहीं इसमें सेकंड अकेला ही था। ठीक है, तीनों ही सही है। ऑप्शन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है। डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म DPP में शामिल है, क्या है। फर्स्ट है डिजिटल पहचान जैसे अंतर संबंधित डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक, सेकंड है तुरंत भुगतान प्रणालियां और थर्ड है सुरक्षित डेटा। सही कोड बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजिटल पहचान जैसे अंतर संबंधित डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक है, तुरंत भुगतान प्रणालियां, सुरक्षित डेटा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37। मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है MOSIP को भारत में डिजिटल पहचान के लिए विकसित किया गया है।
सेकंड है मुफ्त सुरक्षित और स्केलेबल, यह मुफ्त है, यह मुफ्त सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म है जो अन्य देशों को अपनी राष्ट्रीय डिजिटल आईडी प्रणाली बनाने की अनुमति देता है। थर्ड है 27 देश वर्तमान में अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाएं शीघ्रता से सीधे और निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए MOS IP आधारित प्रणालियों को अपना रहे हैं या अपनाने पर विचार कर रहे हैं। फोर्थ है MOS IP एक ओपन सोर्स गैर लाभकारी प्लेटफॉर्म है जो सरकारों को सुरक्षित, स्केलेबल और अनुकूलन योग्य पहचान प्रणालियों को स्वामित्व और संचालन हेतु सशक्त बनाता है। काफी बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर मुझसे कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। काफी लेंदी क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। कितने कथन सही हैं बताना है, ठीक है। सभी 4, इसके भी डी होगा, ठीक है। इसका भी डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा 37 का भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने का लाभ माना जाता है? फर्स्ट है इससे वितरण लागत में कमी आती है। सेकंड, इससे राजस्व रिसाव कम होता है। थर्ड, इससे आपातकालीन राहत कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना आसान हुआ है। सही कोड बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 का डी, ठीक है। यहाँ पे इसमें स्क्रॉल कर लेते हैं, चलते हैं अपने इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन पे। यहाँ पे नहीं है, नीचे होगा फिर 38, अच्छा यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सभी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाने के प्रभावों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा उद्धृत निम्नलिखित शोध निष्कर्षों पर विचार करना है। ये कर लेते हैं। फर्स्ट है यूपीआई का अधिक उपयोग नकदी की कम मांग से जुड़ा है, ठीक है। यूपीआई का अधिक उपयोग नकदी की कम मांग से जुड़ा है। और सेकंड है यूपीआई लेन देन के परिणाम में 1% की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.03% की वृद्धि से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर बताएं। क्या हो जाएगा इसका? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई का अधिक उपयोग नकदी की कम मांग से जुड़ा है, ठीक है। यूपीआई में जब करते हैं आप कैश कम होता है, उससे जुड़ा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैश कम होगा, आपके पास ऑनलाइन होगा कैश, तो आप यूपीआई करेंगे तो इसमें क्या हो गया, कम मांग होगी कैश की। सेकंड है यूपीआई लेन देन के परिणाम में 1% की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.03% की वृद्धि से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन ही शामिल है। सितंबर 2025 के महीनों में भारत का व्यापार घाटा 13 महीनों में सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? किस कारण से हुआ ये बताइए। ऑप्शन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 50% दंडात्मक प्रशुल्क लगा देना। ऑप्शन बी है स्वर्ण आयात में भारी वृद्धि हो जाना। ऑप्शन सी में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि हो जाना। और डी में है निर्यातों में कमी हो जाना। बताइए क्या हुआ है? ये हुआ स्वर्ण आयात में भारी वृद्धि हो जाना, ठीक है। किस कारण से हुआ है? स्वर्ण आयातों में भारी वृद्धि के कारण हुआ है, ठीक है। सितंबर 2025 में जो सोने का आयात है 9.6 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर 2024 में हुए आयात से 107% से अधिक था, ठीक है। 107% से ही अधिक था, यानी कि 10% से अधिक होना चाहिए। 107% क्या होता है? सितंबर 2025 में सोने का आयात है 9.6 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर 2024 में आयात से 10 होगा बच्चे, ठीक है। 10.7% से भी अधिक था, ये होगा, ठीक है। इससे भी अधिक था। 107% क्या होता है? 100% होगा, वही 7% क्या होता है, ठीक है। गलत बताते हैं कई बार ये पत्रिका वाले भी, ठीक है। तो 2025 में महीनों में भारत का व्यापार घाटा 13 महीनों में सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। ऐसे महीनों किस कारण हुआ है? स्वर्ण आयात में भारी वृद्धि के कारण हुआ है। ये सितंबर 2025 में जो सोने का आयात था पहले सितंबर में कितना था? 9.6 था, 9.6 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर 2024 में हुए आयात से कितना था? 10.7% अधिक था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमारे 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में 40% हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये यूपीएससी
का लेवल है पूरा, ठीक है। यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी पीसीएस भी इसी के नक्शे कदम पर चल रहा है, और ये क्लास आप जरूर देखें, ठीक है। और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन ABCD से हटकर आयु का कॉन्सेप्ट पे चलना है, ठीक है। तो आपको भी उस तरह से पढ़ना होगा। ये क्वेश्चन आपने कितने कर पाए, नहीं कर पाए, तो फिर से रिवीजन की ज़रूरत है। जितना आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन ये डेटा आधारित क्वेश्चन है, उसके कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, वो भी हम करा देंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को जोड़ें, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड हों, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।